हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो चलिए हम अपने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है लाइट। और हम सभी जानते हैं कि लाइट एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो इस वास्ट से टॉपिक को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो हमने इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो फिनोमेनन ऑफ लाइट है, और दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल से सवाल आते हैं तो न्यूमेरिकल भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तीसरा है लेंस एंड मिरर। लेंस एंड मिरर के न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरी भी तो होते हैं, उन्हें भी डिस्कस करना ज़रूरी है। प्लेन मिरर हो, कनकेव, कन्वेक्स मिरर और लेंस सभी। और एक और टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ठीक है, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फिनोमेनन ऑफ लाइट से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में ये सारे अगले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, अपने एमसीक्यू को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस अराउंड ए कॉर्नर और स्लिट ड्यू टू। जब भी लाइट जो है किसी स्लिट से पास करती है, स्लिट यानी छोटा सा छिद्र, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से पास करती है तो उस कॉर्नर के राउंड बेंड कर जाती है। लाइट के इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? तो लाइट के इस फेनोमेनन को डिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर डिफ्रैक्शन का स्पेलिंग डिफ्रैक्शन होगा, DEFRACTION होगा, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और डिफ्रैक्शन को एक लेमैन टर्म में समझने के लिए हमने एक इमेज लिया है, उस इमेज को ज़रा ध्यान से देखें। इमेज को ध्यान से देखने पर क्या हमें मालूम चलता है कि ये एक दरवाज़ा है, और दरवाज़ा बंद है मगर थोड़ा सा गैप खुला है जिससे लाइट जो है पास कर सके। लाइट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो हमने बचपन में पढ़ा क्या है कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऐसा हमने 9th-10th क्लास तक पढ़ा है। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और यहाँ पर एक गैप है जिससे लाइट आ सकती है, तो लाइट को चाहिए कि इतना ही गैप बनाते हुए आगे बढ़े। लेकिन लाइट हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ते हैं, लाइट का जो पाथ है वो वाइडर होते जा रहा है। ये तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती तो ये इतनी ही पतली स्लिट बनाकर आगे बढ़ती, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ना ट्रैवल करके इसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसके कॉर्नर के राउंड बेंड कर जाती है, और इसी बेंडिंग की वजह से लाइट जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वाइडर होती जा रही है, ठीक है। तो इसी फिनोमेनन को डिफ्रैक्शन कहते हैं, और डिफ्रैक्शन को हम फर्दर और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जितने भी फिनोमेनन है, डिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, जो भी सारे फिनोमेनन है उसे हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ एमसीक्यू का वीडियो है, और ये टॉपिक डिस्कस करने से ये वीडियो लंबा हो सकता है, और लंबे वीडियो के व्यूअर्स वैसे भी कम होते हैं। तो फिलहाल हम एमसीक्यू को ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द लाइट। ऑप्टिकल फाइबर जो है लाइट के किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? एक ग्लास का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट पाइप होता है, पतला, बहुत ही पतला पाइप होता है, जिससे क्या होता है कि हम इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। इन्फॉर्मेशन कौन से? जैसे आप टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, आपके घर तक इमेज पहुंच जाता है टीवी में। तो वो कैसे पहुंच जाता है? ये जो ऑप्टिकल फाइबर बनाए जाते हैं, ये तो इसमें क्या होता है, इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, हालांकि बहुत ही पतला होता है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा मोटा करते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है तो इसमें फंक्शन कैसे होता है, शॉर्ट में समझते हैं। एक इमेज जो हमें पहुंचाना है एक जगह से दूसरे जगह, वो इमेज यहाँ पर ऐसे आती है, और इसका इस फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का गैप इतना ज़्यादा होता है कि ये जो लाइट रेज है वो बाहर निकलने की बजाय इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और फिर यहाँ से अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरीके से करते करते ये इमेज या इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती जाती है और फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाती है, और हमें जहां भी इसे पहुंचाना होता है हम पहुंचा देते हैं, बहुत लंबी लंबी दूर ट्रैवल करा कर, ठीक है। तो
इस चीज़ को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रहा है ना, अंदर में ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो आंसर क्या होगा हमारा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। हालांकि ऑप्टिकल फाइबर के बहुत सारे मैकेनिक्स होते हैं, उसे हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल ये है कि द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड। लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। कैसा मीडियम? मान लीजिए कि ये एयर है, एयर एक मीडियम है और वाटर एक और मीडियम है। दोनों में घना कौन है? ऑब्वियसली वाटर है। और हल्का कौन है? एयर है। हल्के मीडियम को रेयरर मीडियम कहते हैं और गहरे मीडियम को डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है। जब भी लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, ये लाइट मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे है, लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है। गहरे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, ये एक नॉर्मल, ये इमेजिनरी लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल टू या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे आ रही है, लाइट रेज सीधी डायरेक्शन में चलती है, तो इसे चाहिए कि ये यूं ही इसी तरह ऐसे निकल जाए। लेकिन होता ये है कि जब भी डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो ये अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। अब ये इस तरीके से जाएगी। तो लाइट के इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं? लाइट के इस फिनोमेनन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर लाइट डेंसर मीडियम से निकलती है और रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है, ऑपोजिट होता है, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। आई होप इतना क्लियर रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाई। वेलोसिटी ऑफ लाइट को सबसे पहली बार मेज़र किसने किया था? मेज़र करने की कोशिश तो गैलीलियो ने की थी, लेकिन वो मेज़र कर नहीं पाए थे। सबसे पहले मेज़र किया था किसने? ओले रोमर ने। ठीक है। और लाइट की स्पीड है कितनी? लाइट की स्पीड है या वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। जब तक हम सोचते हैं 1 सेकंड में, तब तक लाइट 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय। लाइट की वेव थ्योरी को किसने प्रपोज किया? तो लाइट की वेव थ्योरी को क्रिश्चियन हाइजन ने प्रपोज किया। देखिए, लाइट के पास डुअल नेचर होता है, यानी दो नेचर होते हैं। लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है और साथ में पार्टिकल नेचर भी होता है। यानी लाइट जो है पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन सबसे पहले न्यूटन ने ये बताया था कि लाइट जो है केवल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और लाइट छोटे छोटे कॉर्पसल्स से बना हुआ रहता है, और उसकी थ्योरी को कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहा गया था। ठीक। लेकिन लगभग 50 सालों के बाद इसकी थ्योरी को फेल कर दिया गया, और फेल करने वाले कौन थे? क्रिश्चियन हाइजन थे। और क्रिश्चियन हाइजन ने कहा कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर का नहीं है, बल्कि वेव नेचर का है। ठीक है। तो वेव पार्टिकल थ्योरी किसने दी थी, या कॉर्पस्कुलर थ्योरी किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। और वेव थ्योरी किसने दी थी? क्रिश्चियन हाइजन ने दी थी। लेकिन बहुत से सालों बाद, अच्छा कब दी थी? क्रिश्चियन हाइजन ने दिया था 1677 में, ये थियोरी दिया था। अच्छा, बहुत सालों बाद 1861 में क्या हुआ कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट हुआ। मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट हुआ जिसने लाइट की डुअल नेचर को बताया कि लाइट जो है दोनों की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। भाई साहब, इसने दोनों ही साइंटिस्टों को खुश कर दिया, न्यूटन को भी और हाइजन को भी। ठीक है। तो इसने 1800, लेकिन अफसोस तब तक दोनों ही जा चुके थे। तो इसने 1861 में डुअल नेचर ऑफ लाइट को बताया। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द लाइट डाइवर्जेस द लीस्ट थ्रू द प्रिज्म। इनमें से कौन सा लाइट सबसे कम डाइवर्ज होता है जब
प्रिज्म से पास कराया जाए। आप इमेज को देखिए और इमेज में देखिए ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, वाइट लाइट इसमें से पास कर रही है प्रिज्म से, और प्रिज्म से पास करने के बाद 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट जा रही है। लेकिन टूटने के बाद रेड जो है सबसे ऊपर है और वॉयलेट जो है सबसे नीचे है, यानी सबसे ज़्यादा डेविएट कर रही है वॉयलेट और सबसे कम डेविएट कर रही है रेड। क्वेश्चन क्या पूछा है? लीस्ट डाइवर्जन ना, तो आंसर हमारा क्या होगा? रेड। रेड। अगर अगर मोस्ट डाइवर्जिंग रेडिएशन पूछता तो फिर हमारा आंसर वॉयलेट होता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। पूछ रहा है कि द वेव नेचर ऑफ द लाइट इज, लाइट का जो वेव नेचर होता है वो किस तरीके का होता है। चलिए इसे हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं। देखिए कोई भी वेव जो होती है, किसी भी तरह की वेव, वेव जो होती है ये डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ प्रोपागेशन एंड द मीडियम ऑफ प्रोपागेशन। पहले हम मीडियम ऑफ प्रोपागेशन को देखते हैं। मीडियम ऑफ प्रोपागेशन मतलब किसी भी वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है या नहीं है, इस बेसिस पर वेव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे हवा, पानी या सॉलिड। ये किसी मीडियम में ही चल पाएंगे वरना नहीं चल पाएंगे। एग्जाम्पल में साउंड। ठीक है ना, आप किसी से बात करते हैं तो बीच में से हवा हटा के देखिए और फिर उसके कान के बगल में ही पटाखे भी बजा दीजिएगा, उसे सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और एयर एक मीडियम है। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। एग्जाम्पल में लाइट, लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये तो हो गया मीडियम के बेसिस पर डिवीजन। अब आते हैं कि वो चलते कैसे हैं। एक मीडियम से, एक तो मीडियम हो गया और दूसरा कि जब भी किसी सोर्स से निकलते हैं तो वो चलते कैसे हैं। हम भी अलग अलग तरीके से चलते हैं ना, तो वेव्स भी अलग अलग तरीके से चलते हैं। एक तो हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव कैसे चलती है? ट्रांसवर्स वेव चलती है कुछ इस तरीके से। ये एक सोर्स है, यहाँ से निकलती है तो ये मीन पोजीशन से ऐसे अप एंड डाउन बनाते हुए चलती है। लॉन्गिट्यूडिनल क्या करती है? जब भी सोर्स से वेव निकलती है तो ऐसे एक बार आगे जाती है और फिर पीछे जाती है, फिर थोड़ा सा आगे जाती है, टू एंड फ्रो करके ऐसे चलती है अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन से। तो अप एंड डाउन एंड टू एंड फ्रो। इसका एग्जाम्पल क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जाम्पल है अगेन साउंड, और ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है लाइट। तो हमसे क्वेश्चन की तरफ वापस मुड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन हमारा क्या था कि लाइट कैसा वेव है, लाइट एक कैसा वेव है। तो एक तो हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और दूसरा ट्रांसवर्स वेव है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्रांसवर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। पूछ रहा है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू, लाइट इनमें से किस में, कौन से मीडियम में सबसे फास्ट ट्रैवल करता है? लाइट सबसे फास्ट तो वैक्यूम में ही ट्रैवल करता है। ठीक है, ये साउंड के ऑपोजिट होता है। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाता है और सबसे फास्ट सॉलिड में ट्रैवल करता है, इसके बाद लिक्विड में यानी वाटर में, इसके बाद गैस में। और लाइट इसका ऑपोजिट, सबसे फास्ट वैक्यूम में ट्रैवल करेगा, देन एयर में। अच्छा, कितना फास्ट ट्रैवल करेगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी थोड़ी देर बताया था पहले शायद। चलिए अपना नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो जो हम देखते हैं बारिश गिरने के बाद, तो रेनबो के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा फेनोमेना रेस्पॉन्सिबल है? तो ये सभी फेनोमेनन रेस्पॉन्सिबल है। इन सभी फेनोमेनन को डिटेल में किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।
रिफ्रैक्शन हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो या डिस्पर्सन हो, सभी फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन ऑफ द लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आसमान के नीला रंग होने की वजह कौन सी है? वजह है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शॉर्ट में समझे तो क्या है, लाइट जो है, लाइट रेज जब भी किसी सोर्स से निकलती है तो आगे ट्रैवल तो करती है, लेकिन अगर इसके रास्ते में छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आ जाए, धूलकण आ जाए, वाटर वेपर आ जाए, फिर क्या करती है, फिर लाइट ये छोटे पार्टिकल्स पर पड़ने के बाद बिखर जाती है अलग अलग डायरेक्शन में। बस इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग वैसे एक लंबा टॉपिक है, बहुत से तरीके के स्कैटरिंग होते हैं, मी स्कैटरिंग और रेले स्कैटरिंग, कई तरह के होते हैं, हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके एग्ज़ाम में सवाल किस तरीके का आएगा, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेनन से बहुत सारे सवाल आते हैं। पूछता है कि एक तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई पूछ लिया, फिर दूसरा पूछता है वाइट कलर ऑफ क्लाउड, क्लाउड भी स्कैटरिंग की वजह से होता है। एक पूछता है कि रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन, डूबता हुआ सूरज या उगता हुआ सूरज लाल कलर का होता है, क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो ये सारे फिनोमेनन पूछते हैं, और कॉज पूछता है, कॉज ओनली वन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, पूछता है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन ऑफ द लाइट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अपीयर्स। तारे टिमटिमाते हैं किसकी वजह से? तो रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, उसको ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। और हम भी जानते हैं कि तारा बहुत ही दूर पर है, और उतनी दूरी से जब लाइट निकलती है और धरती तक पहुंचती है तो कई सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ मीडियम को क्रॉस करते हुए आती है। तो वो मीडियम डेंसर हो सकते हैं, रेयरर हो सकते हैं, उस आधार पर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतने ही सवाल थे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। टाटा, बाय बाय।